हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक नॉइजी। फ्रेंड्स, आज हम एनवायरमेंटल जो लॉ है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट के बारे में जो बेसिक्स जो मेरे नोट्स थे मुझे दिखे, तो मुझे लगा कि शायद ये भी आपके काम के हो सकते हैं, तो मैं इसी पे आपका वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपको मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है उसका मीनिंग क्या होता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होती है, ये वो प्रैक्टिस होती है सेफ का एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, और ये सेफ गार्ड किससे करना होता है, किसी इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से। और किसके अगेंस्ट सेफ गार्ड करना है, कि ताकि एनवायरनमेंट को कोई हार्म या एनवायरनमेंट में कोई डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, एनवायरनमेंट को कोई हार्म या कोई डिग्रेडेशन ना हो, फॉर द बेनिफिट एंड सेफ्टी ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ये किस चीज़ के लिए होगा, कि जो नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसके बेनिफिट के लिए, उसके फ़ायदे के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए। तो इसको एक बार आपको और दिखा देती हूँ कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो प्रैक्टिस है एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने की, किसी इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से अगेंस्ट किसी भी तरीके के हार्म या डिग्रेडेशन से, फॉर किस चीज़ के लिए, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बेनिफिट और सेफ्टी के लिए। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है मीन्स टेकिंग एन एक्शन और रेलिंक्विशमेंट फ्रॉम एन एक्शन दैट फैसिलिटेट्स रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल बैलेंस। मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है इसके लिए, मतलब इसके लिए ज़रूरी है कुछ ये ज़रूरी भी हो सकता है कि कुछ एक्ट किए जाएं, और ये भी ज़रूरी हो सकता है कि कुछ एक्ट ना किए जाएं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई एक्ट करने से ही नुकसान होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्ट ना करने की वजह से भी कोई नुकसान हो सकता है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में वो सारे एक्शन आ जाएंगे, या फिर जिनको करना ज़रूरी है, या फिर जिनको ना करना ज़रूरी है। ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, ताकि जो नेचुरल बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो आपका रिजर्व रहे और उसको रिस्टोरेशन में भी हेल्प मिल सके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उनको कंजर्व करना, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, और साथ ही साथ में जहाँ तक पॉसिबल हो सके जो एग्जिस्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, उसको, उसमें अगर कोई भी आपका डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करना। ठीक है ना, डैमेज को रिपेयर करना और जो ट्रेंड्स हैं उनको रिवर्स करना। फाइन, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, इसके रीज़न क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले है आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो रीजन है। ठीक है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो रीजन है वो आपका, पहला हम बात कर रहे हैं ओवर कंजप्शन। ठीक है ना, प्रेशर ऑफ ओवर कंजप्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, डिग्रेडेड द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट समटाइम्स परमानेंटली। ये क्या कह रहे हैं कि जो ओवर कंजप्शन, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो रही है ना, और ये ओवर कंजप्शन का जो प्रेशर है इसने क्या है कि कई बार क्या है, मतलब कई बार क्या करता है कि जो हमारा बायोफिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, बायोफिजिकल एनवायरनमेंट है उसको परमानेंटली ही क्या कर देता है, आपका डिग्रेड कर देता है। सो गवर्नमेंट्स हैव बिगेन प्लेसिंग restraints on the activities that got environmental degradation। तो गवर्नमेंट जो है उसने ऐसी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन आ रहा है, मतलब एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है, या हम कह सकते हैं उसका जो नेचुरल बैलेंस है वो आपका ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है, उसमें इम्बैलेंस आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या करा है, उस पर मतलब रिस्ट्रेन का मतलब है कि उस पर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। ठीक है ना, अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट इज़ अवर सराउंडिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम अ लिविंग बीइंग टू अ नॉन लिविंग थिंग। तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट जो है इसमें सब चीज़ इंक्लूड हो जाता है जो हमारे आसपास है। ठीक है, जो कि हमारे आसपास है, और इसमें आपका लिविंग बीइंग से लेकर नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग्स में है वो सब हमारे एनवायरनमेंट को इंक्लूड करती हैं। वर्ड एनवायरनमेंट जो है ये आपका डिराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड, ठीक है ना, फ्रेंच वर्ड एनवायरन से। ठीक है ना,
जिसका मतलब होता है टू एनसर्कल या टू सराउंड। तो एनवायरनमेंट का आपको कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रेंच वर्ड एनवायरन का, ठीक है, एनवायरोनर से, और इसका मतलब होता है टू एनसर्कल या टू सराउंड। ओके, आई होप आपको इतना बेसिक्स तो पता ही होगा, बट ये मैं सिर्फ नोट्स मेरे बने हैं तो मुझे लगा कि शायद कभी हो सकता है ना कि किसी के काम ये नोट्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का क्लियरली डिफाइंस द वर्ड एनवायरनमेंट एज ए सम टोटल ऑफ व्हाट इज़ अराउंड समथिंग और समवन। तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट वाली जो प्लेलिस्ट है ना, एनवायरमेंटल लॉ वाली, उसमें आप देखेंगे तो आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन टू सेक्शन उसमें आपको मिल जाएगा। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसमें आपका जो वर्ड एनवायरनमेंट है उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। और क्या कहा गया है इसके लिए कि एनवायरनमेंट जो होता है क्या होता है, सम टोटल ऑफ व्हाट इज़ अराउंड समथिंग और समवन। मतलब किसी भी चीज़ के या किसी भी पर्सन के चारों तरफ से के जो भी चीज़ें होती हैं वो उसका एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका कि एनवायरनमेंट इज़ ऑफ टू विंड्स, ठीक है ना, नेमली नेचुरल एंड बिल्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आपका एनवायरनमेंट में अगर हम देखे जाए तो दो तरीके के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकता है और बिल्ट एनवायरनमेंट, मतलब जो कि बनाया गया एनवायरनमेंट हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आ सकता है, जैसे प्लांट, वाटर, एयर, विंड सब आते हैं। और जो आपका बिल्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो बनाया गया है, जो कि जिसके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या आपके जैसे डैम, सिटीज़, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये आपके बिल्ट एनवायरनमेंट में आते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी एनवायरनमेंट की, ठीक है ना, एनवायरनमेंट की मेजर प्रॉब्लम्स आपको पता ही है। देखिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी जो है वो आपकी एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। Now, next is it is important to protect and conserve our natural resources, including air, water, and forest, in order to maintain the overall health of our environment, as all these resources are at some risk today. तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर हमें बोलते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना, तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ठीक है ना, इन सबको भी क्या है प्रोटेक्ट करने की नीड है, ताकि ओवरऑल हेल्थ है ना एनवायरनमेंट की, वो अच्छी रह सके, वो आपका क्या कह सके, वो आपका बैलेंस में रह सके। क्योंकि अभी जो एयर वॉल्यूशन डिफॉरेस्टेशन की जो कंडीशन है, ठीक है ना, ये सारी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि एक इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन का मेजर कॉज है। Environmental protection is influenced by three interwoven factors। ठीक है, तो ये आपका environment जो होता है ना, 1 मिनट, हाँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो किस किस फैक्टर से आपका इन्फ्लुएंस्ड है, वो आपके 3 फैक्टर्स जैसे लेजिस्लेशन, एथिक्स और एजुकेशन, इन सब से आपका बोलते हैं ना इन सब का इन्फ्लुएंस पड़ता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। For environmental protection to become a reality, it is important for societies to develop each of these areas। मतलब अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को एक रियलिटी, मतलब हमें सबके उसमें अगर ये लेके आना है कि हमें अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, तो ज़रूरी है कि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो आपका इस एरियाज़ में भी आपका डेवलपमेंट शो करें। अगर बात करें कि नीड क्या है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। ज़रूरत क्या है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, ठीक है, होने तो डिग्रेड, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट नहीं, ठीक है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं अगर वो आपका एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है, वही बैलेंस में नहीं है, तो आप भी मतलब कोई इंडिविजुअल भी कैसे ग्रो करेगा। तो उसी के रिगार्डिंग यह इसमें डिस्कस किया गया है कि एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन जो है उसकी नीड क्या है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हैव नो क्लीन वाटर। ये देखिए, ये फैक्ट्स जो है वो थोड़े से पुराने हो सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा अप्रॉक्स आइडिया तो आपको लग ही जाएगा। जैसे आपका पूरे संसार, पूरे जो हमारा वर्ल्ड है उसमें 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं कि जिनको पीने के लिए साफ़ पानी तक नहीं मिलता है।
2 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास ना मतलब ये जो बोलते हैं सैनिटेशन की जो है वो आपका इन एडिक्वेट फैसिलिटीज़ है, मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। 1.5 billion people, ठीक है, मोस्टली इन द लार्ज सिटीज ऑफ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ब्रीथ एयर दैट इज डेंजरसली अनहेल्दी एंड सो। जैसे आप अगर इंडिया की बात करें, जैसे यहाँ पर आपका जैसे दिल्ली बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है ना, बहुत पॉपुलेटेड एरिया है। आप देखिए कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग अपने सेटल हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। ये जो जितने भी आपकी जैसे बिग सिटीज़ वगैरह हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, नॉर्मली जो लोग रहते हैं, वो क्या है, वो आपका उनको फ्रेश एयर नहीं मिलती है। उनको कैसी एयर मिल रही है? पोल्यूटेड एयर मिल रही है ब्रीथ करने के लिए। तो डेफिनेटली जब पोल्यूटेड एयर ब्रीथ करेंगे तो उनका खुद का भी नुकसान होगा ही होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपका, जैसे कि पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ एडिक्वेट नहीं है, ब्रीदिंग के लिए क्लीन एयर नहीं है। ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हमें ये शो करते हैं कि हमें ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। So the human being as well as animals need clean water and food, and in order to have clean food and water, it is necessary to protect the ecosystem that makes survival possible. क्योंकि चाहे ह्यूमन है चाहे एनिमल्स हैं, उन सबको क्लीन वाटर और फूड चाहिए होता है। और इस क्लीन फूड वाटर के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इकोसिस्टम को, हम अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करें, और ताकि जो सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपका बढ़ जाए। अगर पोल्यूशन को स्टॉप नहीं किया जाएगा तो कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि जब आपका ये जो मतलब वर्ल्ड है उसका ही एंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल लॉ क्या है। एनवायरमेंटल लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन KM चिनप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है हमारी, ठीक है, उस उन्होंने आपका KM चिनप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस थे उसमें उन्होंने क्या कहा था सॉरी, कि जो एनवायरमेंटल लॉ है वो क्या है? एनवायरमेंटल लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट। कि एनवायरमेंटल लॉ वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। और क्या करता है? एंड कंट्रोल और प्रिवेंट एनी एक्ट और ओमिशन विच आर पोल्यूटिंग और लाइकली टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट। और ये जो आपका एनवायरमेंटल लॉ होते हैं ये ऐसे किसी भी एक्ट जो है, किसी भी एक्ट को कंट्रोल करता है या उसको प्रिवेंट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के लिए। तो ये आपके एनवायरमेंटल लॉ होता है। In 1980, the Department of Environment was established to ensure a healthy environment, which later became the Ministry of Environment and Forest in 1985. तो आपका 1980 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश किया गया था हेल्दी एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए, जो कि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बन गया इन 1985। ओके, सॉरी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? देखिए, जो एनवायरमेंटल लॉ होगा ना उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा। एनवायरमेंटल लॉ का ऑब्जेक्टिव होगा सबसे पहले जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। देखिए सबसे पहले तो देखिए प्रिवेंशन की बात आती है, बट अगर प्रिवेंट नहीं हो पाया तो कम से कम कंट्रोल तो किया जाए। इसी के साथ में एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, और इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके किसके होते हैं? किसी भी एनवायरमेंटल लॉ के होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताया जस्ट फॉर सेक कि भाई नोट्स थे तो मैं ना बता देती हूँ, आपके स्क्रीनशॉट लेने के काम आएगा एटलीस्ट, है ना। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अगर नहीं भी होगा तो कुछ बेसिक्स बोलते हैं ना, थोड़ा सा पता होने के बोलते हैं ना, आपके जब एनवायरमेंटल लॉ का पेपर होगा तो उसमें कुछ बेसिक्स लिखने के आपके काम आ सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।